Hello, my dear friends. वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी इन फ्रंट ऑफ यू। आज से पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं जो हमारे मूवमेंट्स थे, हमारे जो आंदोलन होते हैं, जिसमें चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, सेव साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो स्वच्छ भारत आंदोलन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मतलब कि गंगा बचाओ आंदोलन, गंगा को साफ करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, इन सभी आंदोलनों को हम कवर कर चुके हैं। इसकी एक सीरीज़ हमने प्लेलिस्ट में हमने अपनी डाली है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। और इसके साथ साथ हमने कुछ डिज़ास्टर से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हैं, जैसे कि डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या जो होते हैं चक्रवात होता है, या और भी जो भी हमारे मानव निर्मित या प्राकृतिक जो भी भूकंप जो भी डिजास्टर्स होते हैं, जो आपदाएं होती हैं, उनको हमने एक वो प्लेलिस्ट में डाला है जिसका नाम है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हमने सीबीडीएम को कवर किया है कि सीबीडीएम क्या होता है, एनडीआरएफ क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने कुछ और भी वीडियोस अपलोड की हैं, जैसे कि डिजास्टर मिटिगेशन प्लान क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है हर एक टाइप की एग्जामिनेशन के लिए, कि मिटिगेशन कैसे हम डिज़ास्टर का मिटिगेशन कैसे करेंगे, तो उसको भी मैंने डिटेल में स्टडी करवाया है। और जो लास्ट हमारी जो वीडियो रही थी उस सीरीज़ की, वो थी हमारी कि पोस्ट डिज़ास्टर की, डिज़ास्टर के ख़त्म होने के बाद हम कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, या फिर हमारी जो जहाँ पर भी आपदा आई है तो उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने की थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम कर रहे हैं कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या क्या होती है, डेमोग्राफी बोला जाता है कि जनसंख्या की स्टडी करने को डेमोग्राफी बोला जाता है। तो वो भी आज हम स्टडी करेंगे कि जनसंख्या क्या है, डेमोग्राफी क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो यही है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या विस्फोट क्या है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की जो हमारे टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम करेंगे जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट। सबसे फर्स्ट हम करते हैं कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की परिभाषा क्या है। जनसंख्या किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के समूह को कहते हैं, मतलब कि किसी एक जगह पर किसी विशेष प्रजाति के जो सदस्य हैं उनका जो एक ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं जनसंख्या, जो एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर रहते हैं, मतलब कि एक फिक्स्ड मतलब प्लेस है और फिक्स्ड टाइम है, उस टाइम पर उस स्थान पर जो रह रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। इसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो आपस में प्रजननशील हों। ठीक है, प्रजननशील होना उनका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जांपल लें तो जैसे कि एक तालाब है, उसमें मेंढक जो रह रहे हैं, मेंढक, अब एक मेंढक तो रहेगा नहीं, एक तालाब में बहुत सारे ग्रुप्स में रहेंगे, तो जो मेंढक हैं उनकी जनसंख्या कितनी है उसे हम बोलेंगे जनसंख्या। मेंढकों की जनसंख्या किसमें, तालाब में मेंढकों की जनसंख्या। अब एक जंगल की बात करें तो जंगल में एक शेर की जनसंख्या कितनी है, जंगल में हिरणों की जनसंख्या कितनी है, जंगल में बाघ की जनसंख्या कितनी है, जंगल में और जितने भी जानवर हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, उनको नापने के लिए हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब जनसंख्या नॉर्मली बात करें तो अब ह्यूमन बींग्स पे बात आती है, तो कि किसी शहर में जो लोग रह रहे लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है वो हम जनसंख्या में बात करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम वैसे तो किसी भी चीज़ पर लगाई जा सकती है, चाहे वो जीव जंतुओं पे लगा लीजिए, चाहे वो पेड़ पौधों पे लगा लीजिए, या फिर हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, हम इंसान है, मानव है, तो उनकी बात लगा लीजिए, तो किसी पर भी बात आ सकती है जनसंख्या की। तो आप इन सारी चीज़ों को इमेजिन करके ही चलेंगे आगे। तो जनसंख्या यही बोलता है कि किसी प्रजाति विशेष का के जो समूह हैं, जो सदस्य के समूह है, जो वो इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पर, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर रह रहे हैं, और वो आपस में प्रजननशील हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम जनसंख्या बोलेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है, हमारी एक पृथ्वी एक ग्रह है, तो एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो जीवन है वो संभव पाया गया है, क्योंकि किसी और प्लेनेट पे, किसी और ग्रह पे हम जीवन को संभव नहीं देख सकते। ज़्यादा टाइम तक अगर कोई चला भी जाता है किसी अनदर प्लेनेट पे, तो वहाँ पर हम जैसे लोग, जो मानव है वो जीवन, वहाँ पर मानव जीवन नहीं है, जो लोग हैं वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। अगर कोई जाता भी है तो बहुत कम समय तक वहाँ पर रह पाएगा। तो यही चीज़ कहते हैं कि जो पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जो जीवन है वो वहाँ पर संभव है। पृथ्वी में क्योंकि पृथ्वी जो है वहाँ पर ऑक्सीजन है, जिसके कारण जो मनुष्य है वो सांस ले रहा है, और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वहाँ पर जल उपस्थित है, मतलब कि पानी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, और पानी है, इसी वजह से जो जीवन है वो यहाँ पर संभव हो पाया है। परंतु जो आज की हम बात करें कि हमारी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसी बढ़ती जनसंख्या ने पृथ्वी पर
मौजूद जो भी पारिस्थितिक तंत्र है, जो भी हमारे इकोसिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, उस पर प्रभाव डाला है, उसे प्रभावित किया है। क्योंकि जो लोगों द्वारा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो दोहन है वो होने लगा है। मतलब कि जो लोग हैं वो प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। मतलब कि जितना यूज़ उन्हें करना चाहिए उधर तक तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक किसी भी प्रोडक्ट की, कोई किसी भी चीज़ की, किसी गुड्स की या किसी सर्विसेज की यूज़ करने की लिमिट जो है वो इतनी ही है, इस एरिया तक ही सीमित है। लेकिन वो जो एक ह्यूमन है वो अपनी जैसे कि साइंटिफिक होता जा रहा है, जो भी टेक्निक्स आ रही हैं उसके थ्रू जो ये रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं कारणों से ही प्राकृतिक में प्रकोप जो है वो हमें देखना पड़ता है, जो आपदाएं जो हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन है, या बहुत सारी जो भी आपदाएं होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपदाओं से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। लगभग 9 और 10 वीडियोस हैं जिसे मैंने अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में 3 ही चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट इज़ द जनसंख्या, मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जनसंख्या जो हमारी होती है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारी बात होती है वो रिसोर्सेज की बात होती है, जो भी हमारे संसाधन होते हैं उनकी बात होती है। थर्ड जो बात होती है वो होती है हमारे पर्यावरण की। पर्यावरण मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो। जनसंख्या के बारे में मैं आज आपको स्टडी करवा रही हूँ। संसाधन मतलब हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड है, लेकिन जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं और हमें उसी लिमिटेड संसाधनों में ही अपना गुजारा करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो पर्यावरण आती है कि पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, कोई भी बाढ़ है, भूकंप है या कोई भी अनदर डिजास्टर है, कोई आपदा है, वो ना आ पाए। तो ये सारी चीज़ों को ही हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि जो मनुष्य है उसने प्रकृति का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। सिर्फ मनुष्य ने ये काम किया है, लेकिन जिसका खामियाजा मनुष्य को तो भुगतना ही पड़ेगा। जिसका लॉस जो है वो मनुष्य, जो मानव है, जो मैन है, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जीव जंतुओं को, वनों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये भुगत भी रहे हैं। अगर हम बात करें दोबारा जनसंख्या की, तो जब से मानव हमारे अस्तित्व में आया है, जब से मानव का आविष्कार हुआ है, जब से मानव भगवान ने एक रूप दिया है मानव को, तब से जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से जो है हमारे संसाधन जो है वो सीमित है, हमने पहले ही कहा। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण जो संसाधन है उनकी कमी पड़ रही है। हम बात करें कि 2 लोग हैं, 2 लोग के पास खाना खाने के लिए उनके पास अपनी मटेरियल है कि वो अपना खाना खा सकते हैं। लेकिन यही 4 जने हो जाए तो ये 2 जनों का खाना 4 जने कैसे खा पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो जनसंख्या है वो हमारी बढ़ती जा रही है। जो यही बढ़ती जनसंख्या है वो पूरे विश्व के सामने हमारे जो चुनौती बन के सामने आ रही है। किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ की जन्म और मृत्यु दर के अंतर पे नापी जाती है कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उसमें से कितने लोग मर रहे हैं, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कितने मर रहे हैं। तो उसी पे से ही जो हमारी जन्म दर है और जनसंख्या है उसे मापा जाता है। जैसे कि यही चीज़ आपको समझाने के लिए कि जन्म दर और मृत्यु दर से ही हमारी जो जनसंख्या है वो मापी जाती है, इसके लिए मैं आपको विशेषताएं करवाती हूँ पहले कि जनसंख्या की विशेषताएं क्या है। उसमें हम जन्म दर और मृत्यु दर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जन्म दर और मृत्यु दर को जनसंख्या मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, तो उसको हम अब स्टडी करते हैं। अब बात आती है जनसंख्या की विशेषताएं, क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी मतलब विशेषताएं हैं, तो वो आज हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व घ न त व, इसकी स्पेलिंग ये है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता है कि एक निश्चित इकाई में रहने वाले प्रजाति की जो सदस्य है उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आई रिपीटेड कि एक निश्चित इकाई में रहने वाली प्रजाति के की सदस्यों की जो संख्या है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो मानव है उनकी जनसंख्या कितनी है। देखो अब 1 वर्ग किलोमीटर लगा लो, इतना एरिया है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग वहाँ पर, जितने मानव संख्या वहाँ पर रह रही है उसे हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। इसका एक फॉर्मूला इसको निकालने का, कैसे निकलता है ये हम इसको करें कि जनसंख्या घनत्व इज इक्वल में, मतलब कि इक्वल टू, अगर हम करें तो कुल जो हमारी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल, मतलब कि हमारी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय हमारी टोटल जो एरिया होगा उसको अगर हम कर दें तो हमारा जनसंख्या घनत्व जो है वो निकल जाता है।
फिर नेक्स्ट बात आती है कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। जन्म दर होती है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। किनको? कि प्रति 1000 व्यक्तियों की जीवित शिशुओं की, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी दर को जन्म दर बोलते हैं। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है जन्म दर का, कि विशेष, इसका जो फॉर्मूला है कि एक विशेष क्षेत्र में, विशेष समय पर, समय या फिर हम वर्ष लिख सकते हैं कि विशेष वर्ष पर जन्मे कुल बच्चों की संख्या डिवाइड बाय कि वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कि उस वर्ष में, वर्ष विशेष में या उस टोटल ईयर में, क्षेत्र में कुल जो हमारी पॉपुलेशन होगी, कुल जो जनसंख्या होगी वो कितनी है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 1000 से। तो हम वही बात कर रहे हैं ना कि जो जनसंख्या है दर वो कैसे निकाली जाएगी, कि कितने हमने नए बच्चों का जन्म हुआ है किसी एक ईयर में, और निश्चित वहीं पर निश्चित हमारा जो एक क्षेत्र होगा वो भी हमें रखना है, और निश्चित हमें वर्ष भी रखना है, कितने नए जन्मे बच्चे हैं, और साथ ही साथ कुल जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई में हमारा जो आएगा 1000। ये होती है जन्म दर की हमारी एक फॉर्मूला। जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के मध्य के अनुपात को व्यक्त करता है, और ये जो होता है वो प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी इसी से अब उल्टा, जन्म दर से बिल्कुल जो हम अपोजिट चल के चलेंगे तो हमारा जो है मृत्यु दर आएगा। इसमें क्या कहते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर बोलते हैं। इसमें भी जो मेन चीज़ होगी वो यही होगी कि कुल मृतकों की संख्या डिवाइड बाय टोटल जो कुल जनसंख्या है, हमारी पॉपुलेशन है, वो मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये भी जो होगा वो 1000 में व्यक्त किया जाएगा। और मृत्यु दर किसी काल विशेष में हुई गई कुल जो मृत्यु हैं और उस काल की जनसंख्या के मध्य के अनुपात को, रेशो को जो कहते हैं वो मृत्यु दर कहते हैं, और ये भी 1000 में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो मृत्यु दर है और जन्म दर है दोनों ही 1000 में व्यक्त की जाती हैं, लेकिन जो जन्म दर है उसमें मेन चीज़ ये होती है कि कितने न्यू जो बॉर्न बेबीज़ हैं वो कितने हुए हैं, और 1000 में कितने लोग मरे हैं, तो वो हो गई मृत्यु दर। नेक्स्ट हमारी आती है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होता है कि हमारी एज स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग किस एज के कितने लोग जीवित हैं इस टाइम में, कितने भी हम ईयर लगा सकते हैं कि इस ईयर में कितने लोग किस एज के जीवित हैं, कौन कौन अपना जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि जो जनसंख्या के विभिन्न आयु समूह के अनुपात को आयु संरचना बोलते हैं। मतलब कि जितने अलग अलग एजेस के जो लोग होते हैं, उनके जो ग्रुप्स होंगे, तो उनके जो अनुपात होते हैं, आपस में जो अनुपात होते हैं, जो रेशोज होते हैं, उनको आयु संरचना कहते हैं। और जनसंख्या की आयु संरचना की रेखा चित्रों को व्यक्त करने के लिए एक पिरामिड इस्तेमाल किया जाता है। पिरामिड एक इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा ही जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो संरचना है, आयु संरचना है, उसको व्यक्त किया जाता है। इस आयु संरचना को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट होता है वो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार। फर्स्ट जो होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है। सेकंड जो होता है वो घंटाकार होता है, मतलब कि एक घंटे की शेप में होता है, जैसे कि एक घंटी होती है उसके शेप में होता है, और उसे घंटाकार बोला जाता है। थर्ड जो होता है उसे कलशकार बोला जाता है, मतलब कि कलश की शेप में। कलशाकार मतलब कि जो कलश होता है, कलश एक ऐसा होता है ना, पहले ऐसे थोड़ा सा वो चीज़ हो गई, और घंटा थोड़ा ऐसे हो गया, तो इसी शेप में जो है वो बनाया जाता है। ये चीज़ मैं आपको बुक के थ्रू समझाना चाहूँगी। मैं अपनी बुक अब आगे ला रही हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं कि आयु संरचना क्या होता है, कि किसी स्थान पर जो जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग में बांटना आयु संरचना कहलाता है। मतलब कि एक अलग अलग ग्रुप्स बना लेना, आयु के, एज के, एक स्ट्रक्चर के वाइज से, मतलब एक ग्रुप बना लेना, उनके आपस में जो अनुपात होंगे, रेशोज होंगे, उनको आयु संरचना कहा जाता है। जनसंख्या की आयु संरचनाओं को रेखाचित करने और व्यक्त जनसंख्या पिरामिड द्वारा ही किया जाता है। और बोर्ड नाहिमर
1958 में जनसंख्या को 3 आयु समूहों में वर्गीकृत किया है, 3 टाइप्स बताए हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो प्रजनन वर्ग है, प्रजननशील वर्ग है और फिर प्रजनन के बाद का वर्ग है। इन तीनों को ही हम आगे इन श्रेणियों में देखेंगे कि कैसे ये हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो पिरामिड है उनको 3 आकारों में दर्शाया गया है। सबसे फर्स्ट त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल शेप में, फिर एक घंटे की शेप में, घंटाकार जिसे हम बोलते हैं, फिर एक कलश की शेप में, कलशाकार। फिर फर्स्ट देखो कि त्रिभुजाकार क्या कहता है। इस जो पिरामिड में होता है कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट एक्सपेंडिंग होती है। ये एक एक्सपेंडिंग को शो करता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। किस तरीके से बढ़ रही है कि जन्म दर है वो ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। इसमें लोग जो हैं जन्म ज़्यादा ले रहे हैं और साथ ही साथ मर भी ज़्यादा रहे हैं, इसलिए एक्सपेंडिंग वे में इस तरीके से दर्शाई जाती है। और एक त्रिभुज की शेप में है, देखिए त्रिभुज है ना, ये एक तरह का ट्रायंगल है, तो इसलिए इसे बोला जाता है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो एक घंटाकार है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये कॉन्स्टेंट वे से चलता है, जैसे ये त्रिभुज वे है तो वो एक नॉर्मल सा हल्की सी बढ़ेगा या हल्का सा ऐसा ही होगा, लेकिन एक कांस्टेंट वे में ही रहेगा, तो उसे बोलते हैं एक कांस्टेंट या घंटाकार। जो हमारी एक पिरामिड बोलेंगे हम उसे, जिसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर जो होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, बराबर होती हैं, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता। जैसे कि ये देखो थोड़ा सा शेप ज़रूर जा रही है लेकिन फिर भी कांस्टेंट सी दिखाई दे रही है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। ये ज़्यादा ना कि कलश के शेप में भी नहीं है और ट्रायंगल भी नहीं है, इसलिए कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है कलशाकार। कलशाकार में क्या होता है कि डिक्लाइन वे में जाती हैं, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिरती हैं। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं कि किस किस देशों में ये वाले जो कलशाकार पिरामिड जो हैं वो अपनाए जाते हैं, कौन दर्शाते हैं, तो इसमें आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। इसमें देखो ये एक तरीके से कलश बन रहा है इस तरीके से, तो इसीलिए कलशाकार बोला जाता है, जिसमें डिक्लाइनिंग शो होएगी और साथ ही साथ जो जन्म दर और मृत्यु दर हैं दोनों ही गिर रही हैं, कम हो रही हैं। ये था हमारा आयु संरचना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है कि जो हमारी जनसंख्या है उसमें पुरुष और स्त्री के रेशो क्या है, जो रेशो होती है उसे हम बोलते हैं लिंग अनुपात, लिंगानुपात बोलते हैं। जो कि पुरुष और स्त्री मतलब कि मेल एंड फीमेल की जो रेशो होंगी उनको लिंगानुपात कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो लेडीज़ हैं, स्त्री हैं, स्त्रियों की कुल जनसंख्या और डिवाइड बाय पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है, पुरुषों की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, तो ये होता है लिंगानुपात। जो 2001 में जो हमारी सेंसस हुई थी, जो जनसंख्या देखी जाती है, जनगणना हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में जो 2001 में जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग जो लिंग अनुपात है वो 933 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलाव। फैलाव मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन बोलते हैं हम जिसे फैलाव को। फैलाव मतलब डिस्पर्जन। अब क्या कहते हैं कि जो जनसंख्या का फैलाव होता है वो किसी क्षेत्र में जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें एक सा नहीं होगा, समान नहीं होगा। हर एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। कई बार जो ये होते हैं वो जो फैलाव होता है वो इस तरीके से हो सकता है जिसे बोलते हैं हम अव्यवस्थित फैलाव। तो उसमें क्या होता है अव्यवस्थित फैलाव में कि कोई कहीं है, कोई कहीं, कोई जनसंख्या का पर्सन कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई और कहीं है, मतलब कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग हैं, मतलब कि एक जगह पर नहीं है वो। सेकंड होता है कि उनका जो सामान्य होता है, यूनिफॉर्म नेचर का होता है। ये जो हम कर रहे थे वो रैंडम नेचर का था, फिर एक यूनिफॉर्म नेचर का होता है, सामान्य नेचर का होता है, जिसमें एक सेम जो डिस्टेंस होगा, एक दूसरे के साथ जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल करें तो एक पर्सन अगर यहाँ रह रहा है, दूसरा यहाँ रह रहा है, फिर तीसरा यहाँ रह रहा है, चौथा यहाँ रह रहा है, पाँचवा यहाँ रह रहा है, छठवां यहाँ रह रहा है, इसी तरीके से आगे हम जाते जाएंगे। तो मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, इससे इसका, इसका इससे, इससे इसका, तो आपस में डिस्टेंस जो है वो सेम है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। और ये कोई कहीं था, कोई कहीं था, इसे हम बोलते हैं रैंडम, अव्यवस्थित फैलाव। नेक्स्ट होता है वो ग्रुप होता है। ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, तो इनका भी आपस में कनेक्शन बना रहता है।
तो इस तरीके से ग्रुप बनाकर भी लोग रहते हैं। और जो ज़्यादातर जो जनसंख्या का फैलाव है वो ग्रुप्स में ही होता है। बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो ग्रुप बनाकर रहना ही पसंद करते हैं, जैसे कि गांव लगा लो, कोई कस्बा लगा लो, कोई नगर लगा लो, कोई कॉलोनी लगा लो। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। कोई बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे कि कहीं खेतों में एक घर डाल के बैठे हों, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी एक घर नहीं होगा, 4-5 घर तो कम से कम होंगे ही, क्योंकि लोग जो हैं उनका माइंडसेट यही है कि कम से कम 2-4 लोगों का घर वहाँ पर होना चाहिए, हम वहीं पर घर बनाएंगे। तो इस तरीके से फैलाव को देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो बात होती है वो प्रवास की होती है। प्रवास को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब हमारी जो जनसंख्या है वो एक जगह पर तो रह ही नहीं सकती, इसीलिए क्या बोलते हैं कि जनसंख्या चिरस्थायी नहीं होती। मतलब कि जो जनसंख्या है एक जगह पर तो रह ही नहीं सकती। हम क्या करते हैं, कई बार हमारा घर इस शहर में है तो हम क्या करते हैं, हमारी वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुई तो हम चेंज करके शहर चेंज कर देते हैं, हम किसी और शहर में रहना पसंद करते हैं। फिर इस तरीके से मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते ही रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है वो चिरस्थायी नहीं है, बल्कि क्या है, वो गतिशील है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है। जो व्यक्ति हैं उनका आवागमन लगा रहता है, कभी वो आते हैं कभी जाते हैं। यह जनसंख्या को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 पीपल्स रह रहे थे, जिसमें से 4 पीपल्स की एक फैमिली थी जिन्हें पसंद नहीं आई, ये किसी भी रीज़न से यहाँ पर नहीं रहना चाहते ये इस सिटी में। तो ये प्रवास कर जाते हैं, इमिग्रेट कर जाते हैं किसी अनदर शहर में। ये 4 जने यहाँ पर चले गए। अब देखो ये 100 जने यहाँ पर रह रहे थे, इनकी जो जनसंख्या है वो यहाँ से तो माइनस हो गई, लेकिन यहाँ से क्या हो गई, प्लस हो गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रवास है वो बदलता रहता है। एक जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगर किसी स्थान से जो लोग हैं वो प्रवास कर जाएं तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ कहा कि 100 से 4 चले जाएंगे अगर यहाँ से, तो कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पर आ जाएं, किसी स्थान पर जो लोग हैं बाहर से आ जाएं, तो वहाँ की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी। आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या है वो निर्धारण में प्रवास की अति महत्वपूर्ण योगदान रखती है। प्रवास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लोग छोड़ जाते हैं उस प्लेस को तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये थी हमारी जनसंख्या की विशेषताएं, जिसमें हमने किया कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, आयु संरचना क्या है, लिंग अनुपात क्या है, फैलाव क्या है, या फिर प्रवास क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसे हम देशांतरण भी बोलते हैं, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की हैं। अगर अब हम बात करें, जनसंख्या तो हमने कर ली, लेकिन अगर हम अब बात करें कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो इससे हम साफ अब समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर जनसंख्या जो है निश्चित समय में किसी जनसंख्या में हुई जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनकी वृद्धि हो जाए तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। मतलब कि एक निश्चित समय पे एक निश्चित स्थान पर अगर लोग जो है वहाँ पर बढ़ जाए, उन व्यक्तियों की जो संख्या है वो बढ़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि किन कारकों पर डिपेंड होती है, किन कारकों पर निर्भर होती है, तो जो हमने अब कुछ विशेषताएं की, जिनमें हमने जन्म दर किया, मृत्यु दर किया, हमने एक फैलाव किया, और हमने प्रवास किया, लिंग अनुपात किया, या फिर एक जनसंख्या की प्रजनन की जो क्षमता होती है, तो उस जो चीज़ों पर हमने बात की है, तो उन सभी कारकों पर डिपेंड होती है एक जनसंख्या। क्योंकि जितनी मृत्यु दर ज़्यादा होगी उससे जनसंख्या क्या है, कम हो जाएगी। जितनी जन्म दर ज़्यादा होगी उससे जनसंख्या क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। फिर बात करते हैं कि जो प्रजनन दर होता है, प्रजनन दर और मृत्यु दर के अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करने से एक वाइटल सूचांक की प्राप्ति होती है, जिसे हम वाइटल इंडेक्स बोलते हैं। तो उससे हम जनसंख्या वृद्धि निकाल सकते हैं। तो एक वो क्या बोलता है कि जन्म दर डिवाइड बाय अगर हम मृत्यु दर कर दें, ये हमारा एक फॉर्मूला है वाइटल इंडेक्स का, जिसे हम वाइटल सूचांक भी बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे कर दें तो हमें एक जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात के बीच का पता चल जाएगा, प्रतिशत में ये हमें शो हो जाएगा। अब वृद्धि जो होती है वो 2 तरीक़ों से होती है। हम वृद्धि को 2 तरीक़ों से शो कर सकते हैं। एक जो होता है वो एस शेप में होता है, और एक जो होता है वो जे शेप में होता है। किस तरीके से जे शेप में होता है, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जे शेप के आकार की, कि जे शेप का आकार कैसा होता है। इस जो प्रकार की वृद्धि होती है, इस वर्ग में जो जनसंख्या है पहले धीमे से बढ़ती है, फिर उसकी जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है, ठीक है। फिर वो तीव्रता से बढ़ती रहती है जब तक वह वहन क्षमता तक न पहुँच जाए, मतलब कि
कि उसके बाद ही जो जनसंख्या है वो एकदम कम होती है। तो इसमें हम जे की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ पर हम जनसंख्या का आकार रखेंगे और नीचे जो है वो हम टाइम रखेंगे या समय रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी हमने पहली बात की कि इसमें जो वृद्धि वक्र होगी उसमें जनसंख्या पहले धीरे से बढ़ती है, धीरे से बढ़ती है मतलब इस तरीके से बढ़ेगी, लेकिन फिर एकदम से बढ़ जाती है तो वो इस तरीके से चली जाती है। इसलिए ये जो सूचांक होता है इसको जे शेप में बोला जाता है कि ये वक्र जो है वो जे टाइप का है, जे आकार का है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। फिर एक नेक्स्ट एस टाइप का जो होता है उसमें यहाँ पर जनसंख्या सेम, हम जनसंख्या का आकार रखेंगे, नीचे हम टाइम रखेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा एस शेप में कैसे बनता है कि जो हमारी वृद्धि दर होती है वो पहले बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर जो वृद्धि दर होती है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो ये इस तरीके से होता है, पहले तेज़ी से बढ़ेगी और फिर थोड़ा सा कमी आ जाती है, और ये जो हुआ वो एस शेप बन जाता है। देखो ये एस शेप है, और जो ये बीच का बिंदु होता है उसे अधिकतम वृद्धि बिंदु बोलते हैं। अधिकतम वृद्धि बिंदु मतलब कि मैक्सिमम जो वृद्धि बिंदु हो सकता, जितनी मैक्सिमम उसमें वृद्धि हो सकती है वो बिंदु ये है, ठीक है। और यहाँ तक बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, वृद्धि दर से वृद्धि हुई है, बढ़ती गई है, और यहाँ से जो धीमी वृद्धि हुई है, ये होता है हमारा एस एंड जे टाइप का जो हमारा एक आकार है, जिसमें सिस्मोमाइड भी बोला जाता है। अब बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि देश के विकास के सामने एक समस्या उत्पन्न कर देता है। ऐसा माना जाता है, अगर हम भारत की बात करें, कि भारत में माना जाता है कि अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ना किया जाए, क्योंकि हमें पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत की, अगर नियंत्रण नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो 2040 में क्या होगा। आप खुद सोच सकते हो क्या होगा कि 2040 में हमारा जो इंडिया है वो देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है वो बन जाएगा। और 2080 का मतलब 2080 की बात अगर हम करें तो जो हमारी जनसंख्या है वो एस्टिमेटेड 24 अरब तक हम पहुंच जाएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कंट्रोल नहीं किया गया तो ये होगा, अगर कंट्रोल कर लिया गया क्या होगा, अगर हमारी जो इंडिया है वो अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण कर ले, कंट्रोल कर ले, तो विकास की ओर बढ़ने लगेगा, तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है तो बहुत तेज़ी से जो है वो विकास होने लगेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी अगर हम जनसंख्या को वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि की दर में कंट्रोल करते हैं। ये तो बात थी इंडिया की। चाइना की बात करें, चीन जिसे हम बोलते हैं, तो चीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है जनसंख्या में, क्योंकि चीन की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा चीन की जनसंख्या है। चीन ने एक पॉलिसी अपनाई थी 1989 में एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। ये जो पॉलिसी थी चीन ने लॉन्च की थी 1989 में। इसमें क्या था कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी, एक कानून बनाया गया था कि कोई भी पेरेंट है उनका सिर्फ वन चाइल्ड ही होना चाहिए। तो एक जो पॉलिसी बनाई गई थी इसके तहत क्या था, जनसंख्या को बहुत हद तक नियंत्रण किया गया था। चीन सरकार के मुताबिक उन्होंने एक एस्टिमेटेड आइडिया दिया है कि हमने 400 मिलियन जो जन्म दर है उसको रोका है। 400 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, इसको रोकना बहुत उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और 2015-16 में 2015-16 अभी जो रिसेंटली गए हैं 2-4 साल पहले, तो उसमें उन्होंने जब देखा कि उनकी जो देश की जो जन्म दर है वो निरंतर घटती जा रही है, तो उन्होंने ये कानून जो है वो हटा दिया, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम किसी कानून को रख सकते हैं। जब वो कानून हमें थोड़ा गलत लगने लगे, हमारी जनसंख्या के लिए उन्हें गलत लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा कम होगी, अगर और ज़्यादा कम हुई तो हम डेवलप्ड जो चाइना है, चाइना बहुत ही बड़ा नेशन है, तो वहाँ के लिए लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने इस जो कानून था, ये जो पॉलिसी थी जो लॉन्च की थी, उन्होंने वो हटा दी। और तब से जो अब भी वहाँ पर जन्म दर जो है वो भारत से कम है। बात नोट करना कि जो जनसंख्या है वो चाइना में ज़्यादा है, चीन हम जिसे बोल सकते हैं, चीन में ज़्यादा है जनसंख्या, लेकिन जन्म दर जो होती है वो चीन में कम है, भारत में ज़्यादा है जन्म दर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ में वही चीज़ आपको बताती हूँ, चीन और इंडिया को कंपैरिजन करके, चाइना
एंड इंडिया को कंपैरिजन करके। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो चाइना है, चीन है, उसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 0.41%। 0.41%। जो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.17% है। अब देखो भारत जो है वो टॉप पे चल रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एस्टिमेटेड जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी हम बोल सकते हैं कितनी है कि कितनी है, तो 1.37 अरब है। जो चीन की एस्टिमेटेड आबादी है वो 1.37 अरब है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन जो आबादी है एस्टिमेटेड वो 1.28 अरब है। ठीक है। अब बात करें अगर हम क्षेत्रफल की, एरिया की, कि वहाँ पे लोग कितनी एरिया में रहते हैं, क्या वहाँ का एरिया है, तो एरिया की अगर हम बात करें, जो चीन है उसका जो एरिया है 95.98 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो वहाँ चीन का है। और हमारा जो एरिया है वो 32 लाख, यहाँ पर भी लाख है, लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, चाइना जो है वो वहाँ पर, चाइना के जो लोग हैं वो 1.37 है। ठीक है, हमसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल तो देखो, हम 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इस जगह पर 1.28 अरब लोग रह रहे हैं, तो वो 95.98 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे 1.37 अरब लोग रह रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा इस पे फोकस कीजिए, इस बात पे कि हमारे पास जगह कम है और हम रह इतने रहे हैं। उनके पास लगभग हमसे 3 मल्टीपल स्पेस है, मतलब कि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। हम बात करें रिसोर्सेज की, हम पहले भी बोल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम रह कितने रहे हैं, अनलिमिटेड लोग रह रहे हैं। लेकिन उनके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है और उनके पास रहने वाले लोग भी अनलिमिटेड हैं। तो काम चल गया उनका, चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उनको कंपैरिजन करके देखें तो हम बहुत ही बुरी सिचुएशन में जी रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू चीन। अकॉर्डिंग टू तो देखें तो हमारी चीन से कम है, चीन हमसे ज़्यादा है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है जिनकी वजह से वो अपना रहना सहना बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लॉयट भी करते हैं। तो ये था चीन और इंडिया के बारे में, इनको कंपैरिजन करने के बारे में। अब कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट तैयार करके दी है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन दुनिया भर में 3,53,000 बच्चे जन्म लेते हैं। हर दिन दुनिया भर में 3,53,000 बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2017 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि हर 90 सेकंड में एक बच्चा जन्म ले रहा है। और बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में हर 1 मिनट में 34 बच्चे जन्म ले रहे हैं। सिर्फ भारत में 1 मिनट में 34 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिसमें से 10 बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 1 सेकंड में 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं वर्ल्ड में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें बतानी बहुत ज़रूरी थी इस वीडियो के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है, तो नेक्स्ट जो जनगणना हमारी होगी वो 2021 में होगी। इससे पहले जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और उससे पहले की 1991 में। इस तरीके से 10-10 साल पहले जो है हमारी जनगणनाएँ होती रही हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जनगणनाएँ 2001 में, सॉरी इससे पहले जो हुई थी वो 2001 में हुई थी, फिर 1991 में। तो ऐसे 10-10 सालों पहले जो हैं वो जनगणनाएँ हुई हैं। 2021 में एक एस्टिमेटेड जो प्लेस रखता है इंडिया की, वो कहाँ पर कितनी आबादी है, कितनी होगी। तो एक एस्टिमेटेड मैं आपको 5 कंट्रीज़ बताऊंगी कि कौन सी कंट्रीज़ किस प्लेस पर आती है। जो फर्स्ट है वो चीन है, चाइना जिसे हम बोलते हैं, चीन है फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर हमारा इंडिया आता है। अब देखिए इंडिया सेकंड प्लेस होकर भी सेकंड प्लेस पर नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस पर आता है। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस पर है। लेकिन फिर भी जनसंख्या देखें तो अगर हम एरिया ना देखें, रिसोर्सेज ना देखें, तो चीन जो है वो आबादी के जनसंख्या में, आबादी के टाइप्स में जो है वो चीन फर्स्ट प्लेस पे आता है। सेकंड प्लेस पे भारत, और जो थर्ड प्लेस पे जो है वो अमेरिका आएगा।
अमेरिका, या फिर जिसे हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर जो फोर्थ है वो इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया फोर्थ प्लेस। और फिफ्थ प्लेस पे जो है हमारा ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील, ब्राज़ील। सिक्स प्लेस पर पाकिस्तान आता है। सेवन्थ प्लेस पे नाइजीरिया आता है। और एट्थ प्लेस पे बांग्लादेश आता है। नाइन्थ प्लेस पे रूस आता है। और 10th प्लेस पे मैक्सिको आता है। तो ये टॉप 10 हैं जो कि एस्टिमेटेड है, क्योंकि 2021 में अभी जो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है वो जब भी सर्वे करेगा, हमारा सर्वे करेगा, तो उस बेसिस पे जब भी 2021 में आएगा तो वो एस्टिमेटेड ये जो हमारी पॉपुलेशन की एक वे आएगा वो इस तरीके से आएगा। और ये जो सोर्सेज हैं ये 10 टॉप सोर्सेज इसका है यूएन सेंसस ब्यूरो इंटरनेशनल डेट बेस्ड। तो ये यहाँ से ये सोर्स उठाया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत की आबादी दिन प्रतिदिन किस रेट पे बढ़ रही है। तो 1901 की अगर हम बात करें तो जो जनसंख्या थी वो 23 करोड़ 80 लाख थी। अगर हम उसके बाद की बात करें 1941, वैसे तो इसके बाद 2-3 सेंसस और हुए, लेकिन हम फिगर्स उठा के चल रहे हैं तो हम कुछ एक फिगर्स उठाएंगे। तो 31 करोड़ 90 लाख तक गया। फिर हम बात करें 1981 की, तो 1981 में जो रेट है वो गया 68 करोड़ 40 लाख। फिर उसके बाद 2001 में 102 करोड़ 70 लाख, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं 1 अरब से भी अधिक जो है वो हमारी जनसंख्या चली गई है 2001 के बाद। उसके बाद जो बात आती है 2011 की, जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ है 121 करोड़ की बात आई है। और अब 2021 में जो सेंसस आएंगी देखते हैं कि कितना आएगा। तो आप मुझे 2021 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सेंसस का ज़रूर बताएं कि कितना आ रहा है। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर इस खाली जगह को, फिलिंग द ब्लैंक्स को ज़रूर भरें। तो अब तक हमने किया कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, किस रेट में हो रही है, किस जो हमारी कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट प्लेस पर रहती है। हमने टॉप 10 कंट्रीज़ कर ली हैं वृद्धि के वे में, जनसंख्या के तरीके से कि कौन कौन सी किस किस कंट्री में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। हमने रिसोर्सेज की बात भी कर ली, हमने चाइना और इंडिया को कंपेयर करके भी देख लिया, और हमने इंडिया के लास्ट सेंसस भी देख लिए, जनगणना के अकॉर्डिंग भी देख लिया कि हमारा इंडिया किस गति से बढ़ रहा है, कैसे कैसे वृद्धि हो रही है। तो हमने वो सब कर लिया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट की। विस्फोट की बात करें मतलब कि फटना, ठीक है, लेकिन फटना ये नहीं है। हम फटने को ले तो हम रिसोर्सेज की बात करेंगे कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस अकॉर्डिंग हम उस रिसोर्सेज में रह पा रहे हैं या नहीं, उस अकॉर्डिंग हम विस्फोट को देखेंगे। तो विस्फोट की अगर हम बात करें तो विस्फोट जो है वो एक तरीके से चलेगा कि विस्फोट जो अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो किसी भी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर जो होती है उसकी कमी हो और जो जन्म दर हो उसमें वृद्धि हो, जिस कारण से जो लोग हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से, जो उनकी जनसंख्या है वो बढ़ जाए, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो, तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। या जनसंख्या विस्फोट वो स्थिति है जब लोगों की जो संख्या है उस संख्या से बढ़ जाएं जो पृथ्वी पर, जो इस अर्थ पर, जो इस धरती पर आराम से, खुशी से और स्वस्थ रूप से रह सकती है। फिर भी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए दुनिया जो है वो रहने योग्य बनी रहे, जो ऐसी जो अवस्था है वो बरकरार रख सकती है। अब हमने कहा कि दुनिया जो है वो रहने योग्य बनी रहे। इस बात से क्या मतलब है? इस बात से सीधा सा मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहते हैं तो हमारे जो पीढ़ियाँ होंगी, आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, वो बहुत ही खुशी से, आनंद से, आराम से रह सकती हैं। तो मेन चीज़ जो है कि रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बचाना ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं अच्छे से वहाँ पर रह सकें। तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में लाएंगे। मतलब कि इस परिभाषा से एक
बात स्पष्ट हो रही है कि जो हमारी जनसंख्या विस्फोट है, सिर्फ अधिक जनसंख्या को हम नहीं कहते, बल्कि हम रिसोर्सेज को उससे रिलेट करके देख रहे हैं, रिसोर्सेज को रिलेट करके देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग रह पाएंगे या नहीं। अगर संसाधन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो उसे हम विस्फोट नहीं बोल सकते। मतलब अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों को आराम से रख सकती है तो वो विस्फोट नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जनसंख्या विस्फोट की एक स्थिति है। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होते हैं? क्यों जनसंख्या विस्फोट होता है? क्यों जो जनसंख्या है उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि विस्फोटकता की ओर बढ़ जाती है? सबसे फर्स्ट जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। और सेकंड ये तो था फर्स्ट। सेकंड बात जो आती है कि कम आयु में उनका विवाह हो जाता है, जिनकी वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। एक कुछ सामाजिक रीति रिवाज हैं कि जैसे कि लड़के की चाह होती है, तो ये भी बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि मृत्यु दर में कमी हो जाना। मृत्यु दर अगर कम हो जाएगी, देखो जन्म तो लोग ले ही रहे हैं, मृत्यु दर जो होगी वो, जन्म दर देखो बढ़ रही है, मृत्यु दर अगर कम हो जाए तो लोग मरेंगे ही नहीं, तो इस वजह से जो जनसंख्या है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। इसका दूसरा था, हम बोले जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या जो हमारी चिकित्सा जो हमारी सुविधा जो है वो बढ़ गई है। हमारा आजकल देखो हमारी जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें देती हैं, हमें चिकित्सा की बहुत सारी सुविधा देती हैं कि लोग मरते ही नहीं। तो उस तरीके से जो होता है हमारी मृत्यु दर में कमी आ जाती है और जन्म दर जो है वो हमारे बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट की जन्म दर में कमी ना होना। जन्म दर में कमी ना होना या फिर जन्म दर बढ़ती रहना से भी हमारे जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी। फिर निम्न सामाजिक स्तर, मतलब कि जो हमारे सामाजिक स्तर हैं, गरीबी है, अनपढ़ता है, निर्धनता है, इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद आती है कि जलवायु, जो हमारा शिशु जन्म के अनुकूल अगर हमारा जलवायु होगा, गर्म जलवायु होगा, तो उसकी वजह से भी जो हमारी जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है। फिर उसके बाद कुछ लोगों की गलत अवधारणाएं होती हैं, जैसे लड़के के लिए होती है कि हमें लड़का चाहिए, रूढ़िवादिता जिसे हम बोल सकते हैं, तो इस वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर जागरूकता का भी अभाव, कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग जो हैं वो जागरूक नहीं है। फिर उसके बाद जो स्त्री है उनका निम्न स्तर, स्त्रियों की कोई सुनता नहीं है। स्त्रियों की अगर सुनी जाए तो जनसंख्या वृद्धि में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या परिणाम होंगे। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती रही तो उससे क्या क्या हमें समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, क्या क्या हमें हानियां होंगी। सबसे फर्स्ट जो हानि होगी वो यही होगी कि हमारी खाद्य सामग्री का अभाव हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए, और जो खाने वाली चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की जो चीज़ें होंगी उनकी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट शिक्षा में अभाव। अब बात करें कि एक स्कूल है, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें एक गवर्नमेंट ने बजट तैयार किया कि 1000 बच्चों को हमें न्यू एडमिशन देना है। अब बच्चे तो लगा लो कि जनसंख्या ज़्यादा है, लगा लीजिए 2000 जो हमारे नए बच्चे हैं जन्मे हैं उनको हमें एडमिट करवाना है, एडमिशन लेना है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 1000 बच्चों को ही एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो जो लोग हैं, जो सभी बच्चे, तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा किसी भी शिक्षा के किसी भी स्थल में, तो सभी बच्चे जो हैं प्रवेश नहीं मिलेगा, कुछ बच्चे रह जाएंगे, तो जिस वजह से क्या है, शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है संसाधनों की कमी हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ है जिसको 3 जने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 3 जने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हमें 6 जनों में यूज़ करना हो तो वो चीज़ क्या होगी, संसाधन है और लोग ज़्यादा हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि रोजगार की कमी सामने होगी। जो हमारे व्यवसाय होते हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो भी जॉब्स होंगी वो, फॉर एग्जांपल की जॉब्स हमें मिल रही है, 50,000 न्यू जॉब्स ओपन हुई हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। इस वजह से जो हमारी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल हम लगा ले 70,000 हमारे जो न्यू पर्सनस हैं जिनको जॉब चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है और उनको एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो 50,000 लोगों को मिलेगी। तो उसी तरीके से जो 20,000 लोग होंगे वो फिर से बेरोजगार रह जाएंगे। इसी तरीके से जनसंख्या ज़्यादा होने से जो बेरोजगारी है उसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और इसी से गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो गरीब सिचुएशन में चले जाते हैं। फिर आता है कि
कि आवास की अवस्था, मतलब कि रहने के लिए अवस्था, स्थान ही नहीं होता। मतलब कि ये कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही कम हमारी जो जगह होगी हमें रहने के लिए जो हमें प्रोवाइड की जाएगी वो उतनी ही कम हो जाती है जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होती है। फिर उसके बाद जो चिकित्सा व्यवस्था होती है उसमें हमें समस्या को सामना करना पड़ता है। जैसे हमने शिक्षा का किया है, जैसे हमने रोज़गार का किया है, उसी तरीके से अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी होगी उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लिमिटेड नंबर को ही हम फैसिलिटी दे सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। फिर बात आती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या अनदर जो भी वॉइस पोल्यूशन होता है। तो जितने मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा जो होगा वो पोल्यूशन बढ़ेगा। और उसके बाद जैसे कि संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि हम कोरोना की ही बात करें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो ये संक्रामक रोग होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे जो रोग्स होते हैं, जैसे कोरोना मैंने आपको बोला ही है, आजकल बहुत डिसीज़ ये चल रही है कोरोना, तो आपको पता ही है कोरोना क्या है। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अब जनसंख्या ज़्यादा है तो वो कम जगह पर रह रहे हैं, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो हम कर ही नहीं सकते अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। तो ये जो डिसीज़ होती हैं, जो संक्रामक डिसीज़ होती हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। फिर बात आती है कि कृषि भूमि का बंटवारा हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे, एक फैमिली के फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं तो उस जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उनका 2 हिस्से होंगे, लेकिन वही उनके 4-5 बेटे हैं, बच्चे हैं, तो उनमें 4-5 जगहों पर उनका क्या है, उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो उसी तरीके से जो कृषि भूमि होती है उसका ज़्यादा बंटवारा हो जाता है हमारी जनसंख्या का ज़्यादा होने से। फिर नेक्स्ट आता है कि जंगलों को काट के हम घर बनाएंगे, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारे पास आवास की समस्या है, हमें रहने के लिए स्थान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे और उस पे घर बनाएंगे। और सीधी सी बात है, जंगलों को काटेंगे तो वहाँ पर जो जंगल होते हैं वहाँ पर बहुत से दुर्लभ पशु पक्षी पाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, औषधियाँ पाई जाती हैं। तो वो जो औषधियाँ होंगी उसको ख़त्म होना होगा, और जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। इसलिए जंगल को काटना और फिर उस पर घर बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यही जनसंख्या विस्फोट के परिणाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये जनसंख्या विस्फोट के परिणाम है, या फिर इफेक्ट कह सकते हैं, हम समस्याएं कह सकते हैं, हानि कह सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका मेन हेडिंग बनती है वो है इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब कि हमारे पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जनसंख्या विस्फोट के क्या जो भी हमें ये समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सल्यूशन क्या है, या इसके क्या क्या उपाय हैं, क्या नियंत्रण हम उस पर कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमें कानूनी व्यवस्था करनी है। हमने ऐसा कोई कानून बनाना है, संविधान में एक कठोर कानून की व्यवस्था हमें बनानी है जिससे लोगों की जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल हो सके। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि चीन में 1989 में चीन ने एक पॉलिसी को अपनाया था, पॉलिसी को लॉन्च किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। इसमें क्या था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी और एक ही जो बच्चा होता है उसकी पॉलिसी बनाई गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो चीन थी, चाइना थी, उसकी सरकार ने बहुत सी जनसंख्या को कंट्रोल किया था। उसी तरीके से कहते हैं कि इंडिया की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कानूनी व्यवस्था बनानी चाहिए। जो हमारा संविधान है उसमें एक कठोर कानून बनाना चाहिए जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर उसके बाद कहते हैं कि उचित शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी शिक्षा हमें लोगों को देनी चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं, जनसंख्या को कम कर सकते हैं किस तरीके से। और इसी तरीके से हमें जागरूकता अभियान भी लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। फिर होता है कि सीमित परिवार की हमें लोगों को जागरूकता देने चाहिए कि हमें लिमिटेड हमें फैमिली रखनी है, तो ये चीज़ें भी हमें लोगों को बतानी चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है कि परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में रुचि को लोगों में रुचि बढ़ाना, किस चीज़ से रिलेटेड, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में। फिर आता है कि लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार करना, जो उनकी गरीबी है, कारण हमने यही किया कि गरीबी है लोगों की, इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है। और अगर लोगों की उसी आर्थिक स्तर में सुधार कर दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए और उन जो स्त्री हैं उनके
स्तरों को बढ़ा दिया जाए, उनके जो लेवल्स हैं, स्त्री के लेवल दबा के रखते हैं स्त्रियों को, तो उसी तरीके से अगर स्त्री में थोड़ा अगर बोलने की हिम्मत हो तो वही चीज़ वहाँ से ये जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या वृद्धि है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, उससे होने वाले परिणाम क्या है, क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे उससे, और उसके बाद हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने की। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वायरी रहती है, तो आप मेरे चैनल पे मेरी एक कमेंट दे सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।